हेलो हेलो हेलो। 3, 2, 1, बैंक। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न, न्यूटन 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 की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, न्यूटन की अगर हम बात करें, डैश के मापन की इकाई है। ये तो कौन नहीं जाना था, बल के मापन की इकाई है। और ये अभी है शक्ति। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर जो है दोस्त मेरे, सबको पता है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। दाब बताओ तो जल्दी से। एक ऑप्शन है तुम्हारा सदिश राशि है, दाब सदिश राशि है। दूसरा ऑप्शन है अदिश राशि है। दाब सदिश है, दूसरा अदिश राशि है। जल्दी से बता दो, दाब सदिश है या अदिश है। दाब जल्दी से बता दो। एक अदिश राशि है और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और यह होता है ये प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद बटे क्षेत्रफल, याद रखिएगा, प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है। और इसका यूनिट होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल। ध्यान से देखो, यहां बच्चा न्यूटन बटे मीटर मार देता है, जबकि होगा ये न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल या प्रणोद बटे क्षेत्रफल, यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल। दाब एक अदिश राशि है। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला, एक गतिमान, गतिमान नहीं, गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति में? प्रत्येक सेकंड 10 मीटर, यानी यहां से यहां गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर यहां से यहां गया 1 सेकंड में 10 मीटर, 10 मीटर, फिर यहां से यहां गया 1 सेकंड में 10 मीटर। तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? प्रत्येक एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड में किस प्रकार की गति है? जल्दी से बताओ। एक समान गति होगा या असमान गति होगा? व्हाट इज द आंसर? ए मार दें। एक समान गति होगा तब ना प्रत्येक सेकंड में 10-10 मीटर जाएगा। कल मेरा एग्जाम है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिएगा, खूब आशीर्वाद। अगला, जब कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका पथ कैसा होता है? रिजुरेखिया। रिजुरेखिया मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है। अगर कोई पिंड एक समान गति में होगा तो वो सीधी रेखा में गमन करेगा, रिजुरेखिया होगा। वृत्तीय गति में ध्यान रखना, अगर कोई पिंड गमन करेगा, ये भी वेग से अगर मान लो गति करता है, भी वेग से गति करता है, तो अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होगी और वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है और अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। हाँ, कल मेरा एग्जाम है था, सब आपका पढ़ाया हुआ आया था 25 में 25। क्या बात है दोस्त मेरे, आ जाओ इधर। और हमेशा ध्यान रखना, अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल से क्वेश्चन आता है। अगर कोई पिंड ऐसे घूम रहा है तो अंदर की ओर लगेगा अभिकेंद्र बल और बाहर की ओर लगेगा अपकेंद्र बल। इसका एग्जांपल दुएगो है। एगो वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, दूध से मक्खन का अलग होना, दूध से मक्खन का अलग होना, दूध से मक्खन का अलग होना। हम ट्रेन में हैं गुरुजी, जा रहे हैं एग्जाम देने। अच्छा, कितने लोगों का एग्जाम हो गया है? एक बार 8 टाइप करो, जिसका नहीं हुआ है 9 टाइप करो। जिसका एग्जाम हो गया 8 टाइप करो, जिसका नहीं हुआ है 9 टाइप करो जल्दी से। जिसका एग्जाम हो गया 8 टाइप करो। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है और अपकेंद्र बल एक काल्पनिक बल है। अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें, एक काल्पनिक बल है। अगला बताओ, इतना केजी द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। बहुत बढ़िया बात है। ये 0.5 केजी द्रव्यमान का पिंड है, 0.5 केजी द्रव्यमान का पिंड है, ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। प्रारंभिक वेग क्या होगा? u बराबर वाट। v का मान तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। बहुत लोगों का हुआ बहुत अच्छा, जिसका इसका हो गया है वो सब पढ़ना छोड़ दिया है ना, क्योंकि अब तो उसको परीक्षा देना नहीं है। देखो बेचारा, जिसका नहीं हुआ है वही पढ़ रहा है। हाँ, अब तो उसको परीक्षा देना नहीं, विद्वान तो हो ही गया है वो। देखो कहते हैं m बराबर 0.5 केजी, u का मान मांग रहा है और v बराबर 0 है, तो s बराबर 20 मीटर। अब जल्दी से बता दो दोस्त मेरे, s बराबर u, फॉर्मूला क्या लगेगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस 2g। v स्क्वायर की अगर हम बात करें 0, u स्क्वायर निकालना है, -2 इंटू जी का मान 10 है, s का मान दे दीजिए, s का मान 20 दे दीजिए। यहां से u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 धन 2 से 2 400, 400, u बराबर हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर। 20 इज द राइट आंसर। सर मेरा 30 को है। बहुत बढ़िया, आंसर बता दो, व्हाट इज द आंसर? इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्त मेरे पूछे जा रहे हैं।
कहते हैं जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्त मेरे संतुलित बल, एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल होगा जब इधर भी 10 न्यूटन लगेगा, इधर भी 10 न्यूटन लगेगा। असंतुलित बल होगा दोस्त मेरे अगर इधर 10 न्यूटन लगेगा तो इधर मात्र 5 न्यूटन लगेगा, यह असंतुलित बल है। इसमें गति होगा, इसमें गति होगा। असंतुलित बल की अगर हम बात करें तो इसमें गति नहीं होगा, इसमें गति नहीं होगा। हेलो हेलो, साउंड चला गया। हेलो, साउंड तो ठीक है। अरे भाई अपना मोबाइल चेक कर ले दोस्त, पता जल्दी से व्हाट इज द आंसर। संतुलित बल है तो दोनों तरफ, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा हो जाएगा। संतुलित बल की अगर हम बात करें तो एक तरफ, दोनों तरफ समान होगा संतुलित बल। और संतुलित बल एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होगा। और संतुलित बल इसमें गति होगा। बताओ आंसर, व्हाट इज आंसर। कहते हैं जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर संतुलित बल होगा दोनों तरफ तो वस्तु की गति धीमी हो जाती है, वस्तु की गति की अवस्था परिवर्तित रहती है। आंसर बता, व्हाट इज आंसर। वस्तु की गति और अवस्था अपरिवर्तित रहती है। बहुत अधिक संतुलित बल होगा तब अवस्था बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम का के समान है। एएलपी टेक्नीशियन वाला अगर आपके पास बुक होगा ना दोस्त, उसको पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा एकदम। 2023-24-25 का जो है, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल से स्वतंत्र होता है, असंतुलित बल पर निर्भर करता है। देख लो, किसी गतिमान वस्तु कोई बल नहीं लगता, किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यही आंसर सही है, क्योंकि F बराबर होता है ma और अगर m कांस्टेंट होगा तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। या आरोपित बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, या आरोपित बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। किसी वस्तु के, इसमें और कोई आंसर लग रहा है तो बताओ। किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, त्वरण के समानुपाती होता है, तब ना F बराबर ma होता है। 1000 किलोवाट का बल्ब है, 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करेगा। सबको गुना करके 1000 से भाग दो ना रे, किलोवाट आवर ही तो निकालना है दोस्त। 1000 किलोवाट का बल्ब है तो किलोवाट हो गया, आवर दे दिया तुमको 1 घंटा, तो किलोवाट आवर निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए, सामने दिख रहा है, आंसर बताओ। कहते हैं किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति जुड़ जाए, तो क्वेश्चन खूब पूछ रहा है दोस्त मेरे। अगर कोई वस्तु ऊंचाई से गिरता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। क्योंकि हाइट घट रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो हाइट बढ़ रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा और टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो हाइट, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। देख लो, अगर ऊपर से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। अगर नीचे से ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। एक बच्चा कह रहा है, ऊपर ऊपर करना, ये हैं नवजोत जी, कह रहे हैं सर जी आप आज भी क्लास करवा रहे हो, आपको दिल से धन्यवाद, आप टॉप साइंस वाले टीचर बनाने वाले हो, आप ही की वजह से मेरी बेरोजगारी दूर हो गई, लव यू सर, यूपी फिरोजपुर जाटव। बहुत बहुत धन्यवाद, आप खूब ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, मतलब आगे बढ़िए। कहते बताओ किसी वस्तु को ऊंचाई से गिरना है तो ऊंचाई से गिरना है पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, कुल ऊर्जा नियत रहेगा। बताओ आंसर क्या होगा। इसकी स्थितिज और गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, नहीं भाई इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ये जब नीचे की ओर आएगा ना तो इसकी स्थिति ऊर्जा का मान घट जाएगा। आपके आशीर्वाद से कल आज पीएफएसआई में ज्वाइनिंग है, बहुत बढ़िया, एकदम बेस्ट ऑफ लक है दोस्त मेरे। अगला बता, अगला 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 किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। वेग के अनुरूप हाफ mv² होता है, तो वेग बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ जाएगा। अभी यही पूछ रहा है दोस्त मेरे। घर्षण को हम लोग क्षयकारी बल कहते हैं, घर्षण को हम लोग क्षयकारी बल कहते हैं। बल किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसको निरपेक्ष राशि कहते हैं।
निरपेक्ष राशि कहते हैं। बल किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसके निरपेक्ष राशि कहते हैं। समय और बल अकेले नहीं होता है, बल जो है अकेले नहीं होता, बल अकेले नहीं होता है। घर्षण को क्षयकारी बल कहते हैं। समय निरपेक्ष राशि है और बल कभी अकेले नहीं होता। बल की अगर हम बात करें, यह अकेले नहीं होता। हो गया 30 को एग्जाम, एकदम बेस्ट ऑफ लक है दोस्त मेरे। अगला, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य। प्रति एकांक समय में किसी के द्वारा भी किया गया कार्य शक्ति है। कार्य करने की दर को ही तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं दोस्त मेरे? शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता, देखो दर होगा तो शक्ति, आज कार्य करने की क्षमता होगा तो ऊर्जा। ये ध्यान रखिएगा। संवेग गति की मात्रा को बताता है, संवेग गति की मात्रा को बताता है, संवेग गति की मात्रा को बताता है, संवेग गति की मात्रा को बताता है। जब m द्रव्यमान का कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, h ऊंचाई से गिर रहा है, ये खूब अभी क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे। m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? जब सबसे नीचे आएगा ना, तब यहां गतिज ऊर्जा जो होगा इसका महत्तम हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बताओ आंसर। जब धरती से टकराने वाला हो तब, क्योंकि यहां आने पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। वही अगर हाइट 50% यहां रहेगा दोस्त मेरे, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 50%, 50%, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा 50%, 50%, और जब आधा ऊंचाई पर होगा टोटल एनर्जी हो जाएगा 100%। जब ये h/2 ऊंचाई पर रहेगा, h/2 ऊंचाई पर रहेगा तब, h/2 ऊंचाई पर रहेगा तब, h/2 ऊंचाई पर रहेगा तब। मेरा सर पहले साइंस में 4 से 5 नंबर आता था, 27 नवंबर आज तक आपका सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा हूं, 18 से 20 नंबर आ रहा है सर। थैंक यू गुरुजी, बहुत बढ़िया। अगला, एक वस्तु 20 केजी और इतना न्यूटन पर, देखो ये न्यूटन पर केजी जो है ना दोस्त मेरे, न्यूटन पर केजी का मतलब न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट्टा केजी, केजी केजी कट गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये त्वरण है, ये जी है और m दे दिया है। तो कह रहा वस्तु की ऊंचाई यानी h मांग रहा है और ये 400 जूल है दोस्त मेरे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है। अब खट से लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी का मान हो गया 400। अरे इसको हटाओ यार, थोड़ा सॉफ्ट वाला लाओ कोई कलम, देखो कैसे बोर्ड जो है खराब हो जाएगा ऐसे में। m का मान हो गया 20 गुना g का मान हो गया 10 गुना h का मान निकाल लीजिए आंसर। ट्रेड का टेस्ट चालू कीजिए, एकदम कर देंगे। अगला, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना हो, यही रखो सब जगह ये अवेलेबल करवाओ, ये तो पूरा एकदम जो है खराब कर देगा। ये हर जगह कल खरीद के हर जगह अवेलेबल करवा दो, ये सॉफ्ट है। बताओ आंसर। यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ जल्दी से। 6 गुना हो, अगर पृथ्वी पर दोस्त मेरे, पृथ्वी पर g है तो चंद्रमा पर g/6 होता है, एकदम सही बात है, चंद्रमा पर g/6 होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर खूब पूछ रहा है क्वेश्चन, बताओ तो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का की तुलना में 6 गुना अधिक होगा, एकदम होगा। यहां पृथ्वी पर अगर mg है तो चंद्रमा पर जो हो जाएगा वो, चंद्रमा पर जो हो जाएगा वो mg/6 हो जाएगा, यानी इसका 6 गुना यहां, इसका 6ठा भाग यहां। यहां अगर दोस्त मेरे किसी का द्रव्यमान होगा 600, यहां 600 होगा ना, तो यहां दोस्त मेरे 3600 होगा, तब ना 36/6 बराबर 600 हो जाएगा। गुरुजी ग्रुप डी का एग्जाम था, साइंस आपका पढ़ाया हुआ सभी मिल गया। रेलवे गुरु झा सर आपका 6 to 10 वाला साइंस बुक लिए हैं, उसमें एएलपी का क्वेश्चन आएगा ना? जी एकदम आएगा, एकदम आप बढ़िया से पढ़िए, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर अच्छा कंटेंट देते हैं, आप पढ़िए, हर टीचर के किताब से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबने तो एक ही चीज, न्यूटन के लॉ कोई बदल देगा, हम तो कहते हैं हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप पढ़िए। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अगर कोई वस्तु मुक्त पतन करता है या नीचे गिरता है, बताइए कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होगा। अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो दिशा के नीचे की ओर ही तो त्वरण भी होता है, और गति भी नीचे की ओर ही है, तो दोनों सेम दिशा में है। अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ये जो g है ये बराबर होता है gm/r² के, नीचे की ओर ही तो त्वरण भी होता है, और गति भी नीचे की ओर ही है, तो दोनों सेम दिशा में है।
अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ये जो जी है ये बराबर होता है जीएम बटा आर स्क्वायर के, और ये ग्रह के द्रव्यमान ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कभी नहीं करता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये कोई ग्रह है जिसका मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, तो इस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो g बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है। ये किसी वस्तु द्वारा फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता, केवल ग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। आंसर होगा। अगला, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में है, उस वक्र पथ पर गति करता है, तो इस गति को क्या कहेंगे? बताओ जल्दी से। इस चैप्टर से स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आंसर बता। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में होगा एक वक्र पथ पर, तो इसको वक्र रेखीय गति कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे, एसएचएम लोलक की गति को, लोलक की गति को। सरल रेखीय गति तो कोई भी हो सकता है, आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन हो गया। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होता है? आपको पता होगा दोस्त मेरे, कितना बार हम बोले हैं। यहां पर हम लोग धक्का देते हैं तो यहां काइनेटिक एनर्जी होता है महत्तम, महत्तम। अब पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्त मेरे शून्य, और जब यहां जाता है तो ये महत्तम विस्थापन कर लेता है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी हो जाता है शून्य, अब पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है महत्तम। इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी महत्तम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इस बिंदु पर जाएगा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी महत्तम, चूंकि महत्तम विस्थापन हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी महत्तम। पोटेंशियल एनर्जी होता है दोस्त मेरे एम जी एच, एच विस्थापन है, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहां वेग जो है ना, हाफ एम वी स्क्वायर में भी वेग है। आंसर बता, जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? स्थितिज ऊर्जा महत्तम कब होगी? यहां, यानी महत्तम बिंदु पर, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। हो गया। अगला अगला अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर गति से संबंधित है? कौन है पदार्थ के कणों के निरंतर गति से संबंधित है? बताओ। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा कम होगी? नहीं भाई, ताप बढ़ाएंगे तो गति ज्यादा हो जाएगा। यदि हम ताप कम करते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी? नहीं, ताप हम बढ़ाएंगे ना तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी। इसीलिए गर्म खाने का स्वाद जल्दी आता है, इसीलिए गर्म खाने की सुगंध तेजी से फैलती है। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। विसरण, सबसे पहले विसरण क्या है? विसरण घुलने मिलने का गुण है। यह सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। उल्टा लिख दिए हैं हम, सबसे अधिक होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव, सबसे कम ठोस में। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। आंसर बता दो। आंसर बताओ, व्हाट इज आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर? कहते हैं गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गर्म करना मतलब घुलने मिलने का गुण। तो बताओ, गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है कि नहीं फैलती है? व्हाट इज आंसर? गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? ठोस से गैस में, देखो ध्वनि की चाल की अगर हम बात करें, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में, और निर्वात में, निर्वात में होता है जीरो। अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है हवा में, और इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। इतना चीज तो एकदम तुम ध्यान में रख लो। ठोस से गैस में जाएगा, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, गैस में कम हो जाएगा। आंसर, ठोस से गैस में जाएगा तो ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? बताओ, किसका प्रभाव नहीं पड़ता? एक ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है दाब, दाब, तीसरा ऑप्शन है घनत्व। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? ताप, दाब और घनत्व, व्हाट इज आंसर? अगला बताओ। ए हे, एक आंसर की हो जाएगा? बताओ, ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता,
ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फोकस पर रखोगे ना, अभिसरण लेंस का मतलब हुआ उत्तल लेंस। अभिसरण लेंस का मतलब उत्तल लेंस हो गया। तो फोकस पर रखोगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। फोकस पर रखोगे ना तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। आंसर बताओ। 1.5 ओम के प्रतिरोध इतना वोल्ट पर लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई शक्ति P बराबर होता है VI, P बराबर होता है V स्क्वायर बाय R, P बराबर होता है I स्क्वायर R। तो P बराबर P पावर ऑफ लेंस हो गया, पावर ऑफ लेंस P बराबर V स्क्वायर बाय R हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R हो जाएगा। तो P बराबर V स्क्वायर बोले तो 150 का होल स्क्वायर, आप बट्टा R बोले तो 1.5। आंसर बता दो कितना आएगा, जे आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या आपके सर क्या आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन और एसी रेफ्रिजरेटर आदि के लिए टीचर की आवश्यकता है? प्रैक्टिकल 15 साल का अनुभव, कोचिंग भी चलाते हैं। सीख पाने पर पैसा, ना सीख पाने पर पैसा वापस। स्किल टेस्ट प्लस थ्योरी हम करवा देंगे सर, हमको बुला लीजिए, आ जाइए, आइए आप आके मिलिए एक बार, आपका भी टैलेंट टेस्ट हो जाएगा। दोस्त मेरे आइए ना, हम तो कहते हैं जो अच्छा करेंगे उनका हमेशा मेरे पास स्वागत है, लेकिन मेरे पास तो आइएगा तो आपको टेस्ट से गुजरना होगा, एकदम वेलकम है आपका। आंसर बता कितना? 15,000 वाट। हाँ वेरी गुड आंसर। मेरे यहाँ चला, अगर आप में सक्षमता है तो मेरे यहाँ जब आइएगा तो बहुत सारे टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या होगा? स्थैतिक कह रहा है, स्थैतिक है तो कोई विक्षेप प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर मान लो कि धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अस्थिर है, ये चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये कुंडली है और ये अस्थिर है, अस्थिर है तो कोई विक्षेप नहीं होगा। अस्थिर अगर है तो कोई विक्षेप नहीं होगा। आंसर शून्य विक्षेप प्रदर्शित करेगा। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को नापता है, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को नापता है, और वोल्टमीटर आमीटर धारा को नापता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को नापता है, वोल्टमीटर धारा को नापता है। बता, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई हम कितना बार बोले हैं? अ मतलब नहीं, अमान्य जो मान्य नहीं है, ऊ रहेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हाँ एकदम आपको आशीर्वाद है, आपका नाम ही नहीं है, कैसे लेंगे? बेरोजगार और ब्रांड ग्रुप। अरे बाप रे, ई कौन नाम है? अ लगा हुआ होगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस फोकस दूरी निगेटिव, जुगाड़ है चला। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस फोकस दूरी पॉजिटिव। खूब पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, जुगाड़ लगाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है सी बाई भी, म्यू बराबर सी बाई भी। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू बराबर सी बाई भी। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना है विद्युत जूल का तापन प्रभाव। प्रेरित वोल्टेज विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, दिया था फेराडे ने। यह आधारित है ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर। बताओ व्हाट इज आंसर? जूल का तापन प्रभाव हो जाएगा, इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली, जूल का तापन, ओवन में किसी वस्तु को गर्म करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण फेराडे ने दिया था। ट्रांसफार्मर और जनरेटर इसी पर आधारित है। मैं फिजिक्स को देखना नहीं चाहता था, लेकिन 5 दिन से आपकी क्लास देख ली, दिल लग गया है फिजिक्स से। इसको एग्जाम में मेरा आशीर्वाद दीजिए, एकदम खूब आशीर्वाद। मिश्रण में कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तकनीक का उपयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। अपकेंद्रीकरण। कोलाइड का मतलब हो गया दोस्त मेरे, दूध एक कोलाइड विलियन है। बताओ दूध से मक्खन को अलग करते हो कौन विधि द्वारा? अपकेंद्रण द्वारा। रिपीट जो है ना, एलपी टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन था पिछले बार को रिपीटेडली पूछ रहा है दोस्त मेरे, जितना पढ़ पाते उतना पढ़ो। आंसर बताओ। अब जैसे कोलाइड विलियन हो गया दूध, दूध से मक्खन को अलग करना क्या कहलाता है? अपकेंद्रण। आंसर आसमान, समुद्री जल, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण, समुद्री जल का शुद्धिकरण। प्रभाजी आसवन हो जाएगा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, प्रभाजी आसवन हो जाएगा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण। निम्नलिखित में किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो? द्रव ठोस में यानी हिमांक, द्रव ठोस में यानी हिमांक। क्वथनांक की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक जिस पर पानी खौलता है उसको क्वथनांक कहते हैं, उसको क्वथनांक कहते हैं। संघनन बिंदु का मतलब होता है वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना, गलना तो हो गया गल जाना, गलना मतलब पिघल जाना।
बताओ जल्दी से। अच्छा बताओ सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है? सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है? सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है? एक ऑप्शन है संघनन, एक ऑप्शन है संघनन और दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण। सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है? संघनन या वाष्पीकरण? व्हाट इज आंसर? संघनन या वाष्पीकरण? सबका नाम लेना चला संभव नहीं है। संघनन या वाष्पीकरण, जल्दी बताओ। कहते हैं सबसे धीमी प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण। सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण। यदि सतहीय क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। थाली में ले लो गर्म पानी और लोटा में ले लो, थाली में जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकरण देखो किस किस चीज पर निर्भर करता है? सतह के क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर, ताप पर, वायुमंडलीय ताप पर, और दी गई ऊष्मा पर, दी गई ऊष्मा पर भी निर्भर करता है, तो वायुमंडलीय ताप पर भी निर्भर करता है। सबसे धीमा प्रक्रिया है। अगला अगला अगला, बढ़ जाएगी। व्हाट इज आंसर? बढ़ जाएगी इज द राइट आंसर। बता निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पानी में घुलनशील एकदम होता है, कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील, ये भी सही है। कम क्वथनांक एकदम गलत है। उच्च क्वथनांक और गलनांक होता है क्योंकि इसके बीच में प्रबल आकर्षण बल लगता है, एकदम महाभिवियाई गलत है, महाभयानक वाला गलत है। जब आप एक परमाणु से न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। देखो आर्गन ले लो तुम 18 40, कैल्शियम ले लो तुम 20 40, ये दोनों संभारिक है क्योंकि दोनों का भार समान है। अब न्यूट्रॉन इसमें निकालोगे 40 में से 18 गया 22, इसमें न्यूट्रॉन निकालोगे तो 20। अब हमको ये बताओ, कहते हैं जब आप एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं, इसमें 22 इसमें 20, तो ये क्या बनाता है? समभारिक बनाता है। क्या बनाता है? ये समभारिक बनाता है। सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार। समभारिक बनाता है, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब क्या? भार। सॉरी इधर रुक जा। समस्थानिक 40 में से 18, संभारिक तो देले नहीं है। समस्थानिक में भी देख लेते हैं दोस्त मेरे। एक ले लो कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, इसमें न्यूट्रॉन हो गया 6, इसमें न्यूट्रॉन हो गया 8, तो इसमें भी देखो अलग है, इसमें भी अलग है, समस्थानिक में भी अलग है। समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान हो, समभारिक जगह भार समान हो, दोनों में भी न्यूट्रॉन अलग अलग है। आंसर अगला अगला अगला, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? परमाणु कुल मिलाकर विद्युतता उदासीन होते हैं, एकदम उदासीन होते हैं। बताओ आंसर, होते हैं कि नहीं होते? परमाणु की अगर हम बात करें, ये विद्युतता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं या नहीं होते हैं? जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर? देखो ये हमेशा ध्यान रखना, ये तत्व का नाभिक है। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन पर है, इसलिए हम कहते हैं कि परमाणु जो होता है दोनों कैंसिल कर देता है, जितना प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज। परमाणु उदासीन। लेकिन नाभिक में देखो धन आवेश है प्रोटॉन, तो नाभिक जो होता है ये धन आवेशित है। क्यों है? क्योंकि भैया नाभिक में है प्रोटॉन। नाभिक में कौन है? प्रोटॉन। ये है इलेक्ट्रॉन कक्षा में, तो कक्षा जो होता है दोस्त मेरे ये ऋण आवेशित होता है। कक्षा ऋण आवेशित होता है, कक्षा ऋण आवेशित होता है। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल कर देगा। नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन नाभिक में है, ये धन आवेशित। कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। आंसर बताओ। एलपी का प्रैक्टिस सेट आया है, आज आपको मिल भी जाएगा बहुत जल्द, एकदम चला उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? व्हाट इज द आंसर? परमाणु कुल मिलाकर विद्युतता उदासीन होते हैं। इनमें से कौन सा अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा मुक्त करता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया मुक्त करेगा, इसमें क्या सोचना है? उष्मा शोषी ग्रहण करेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन, रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट का द्रव्यमान बराबर होगा। रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या, प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या समान होगी। आंसर बता। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा? समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान होगा। आंसर, अब दोनों ओर द्रव्यमान समान होगा तथा परमाणु की संख्या भी समान होगी। जो असंतुलित समीकरण है उसको ढांचा या कंकाल समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण को ढांचा या कंकाल समीकरण कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य? आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण एक धातु और एक अधातु में होता है। एकदम सही बात है कि गलती बात है? बताओ जल्दी। सही बात की गलती बात? 100% सही बात। एक सोडियम, जैसे सोडियम और क्लोरीन का होता है तो Na+ और Cl-, एक धातु त्याग करता है और धातु ग्रहण करता है। तो धातु और धातु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती है, स्थानांतरण होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, स्थानांतरित होता है। अब वही अगर स्वसंयोजक बंधन बनेगा उसमें साझेदारी होता है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, और अपचयित होना मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। विघटित का मतलब टूटना। विघटन 3 प्रकार का, प्रकाशीय अपघटन हुआ, विघटन अपघटन एक है।
प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन प्रकाशीय अपघटन, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन विद्युतीय अपघटन, ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन ऊष्मीय अपघटन, जिसमें सबसे फेमस जो अभी पूछ रहा है वो है CaCO3, जिसको ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करोगे CaO प्लस CO2 में टूटता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बताओ जल्दी से क्या है, ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है? एक ऑप्शन है क्षेपी और दूसरा ऑप्शन है शोषी। एक है क्षेपी और दूसरा है शोषी, जल्दी बताओ ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है? जल्दी बताओ ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है? ऊष्मा क्षेपी है कि ऊष्मा शोषी है? ऊष्मा क्षेपी है। निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, गैस सीधे ठोस में बदल जाता है। गैस सीधे ठोस में बदल जाता है, बताओ क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? गैस सीधे ठोस में, ठोस सीधे गैस में हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। और दोस्त मेरे वाष्प जो है वो द्रव में बदलेगा, इसको कहते हैं संघनन। संघनन। जमना हो गया हिमीकरण, जमना द्रव ठोस में बदल जाएगा, हिमीकरण ठोस पिघल जाएगा, गलन। ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल है आयोडीन, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, आइडोफॉर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर OH माइनस आयन के स्रोत के रूप में काम करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड रे, ये सब तो अम्ल है, अम्ल है, ये सब अम्ल है, अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्ल है, तो ये H+ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगा तब देगा, लेकिन ये अम्ल है तो H+ देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं, म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड और HCl मिला के एक्वारेजिया बनाता है, जिसको अम्लराज के नाम से जानते हैं। पूरा बैच है आपके पास, तो फिर से बैच लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। एक दोहरे अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के बीच आदान प्रदान होता है आयन का, कितना बार बोले हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, अगर मान लीजिए AbCd से अभिक्रिया करेगा, ये बना देगा AC प्लस BD, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी से अवक्षेप का निर्माण होता है, इसी से अवक्षेप का निर्माण होता है। अच्छा 32 नंबर देख लेते हैं, 1 मिनट। 32 किधर गया? 32 में कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन, समीकरण के दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादकों की संख्या समान नहीं होती है। देख लो तो हम बताते हैं, H2 प्लस O2 बराबर H2O हो गया, संख्या समान है, इधर एक उत्पाद है, इधर दो अभिकारक। तो अब अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है। उत्पाद की संख्या तो इधर 2 रिएक्टेंट है, इधर एक प्रोडक्ट है, ये संख्या ही हुआ। अगर परमाणुओं की संख्या कहोगे तो दोनों तरफ बराबर होता है। आजा, निक्षेपण हो गया, ये हो गया। अगला ये हो गया ऐसी क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन हो। देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, अल्डिहाइड CHO होता है, कीटोन CO होता है, एल्कोहल OH होता है। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या होगा? एक से अधिक होगा। A नंबर इज द राइट आंसर। पुराना बैच नया लेने की जरूरत नहीं है दोस्त मेरे, आप समझ गए। वेरी गुड। आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये सोडा गर्म करेंगे ना, ये बेकिंग सोडा है, CO2 देगा, कुछ नहीं सोचना है। कोई भी सोडा गर्म करेंगे CO2 दे देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? सोडा है। ये एंटा एसिड भी है, इसका उपयोग बेकरी उद्योग में भी करते हैं। मधुमक्खी डंक मारता है तब भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। दूध को देर से फटने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आपका चलवा ट्रेन से देख रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया, नौकरी लगाएगा, मिठाई खिलाएगा चलवा। इनमें से कौन सा विद्युत अपघटनीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? बताओ कौन जो है विद्युत अपघटनीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण? एक है जल। प्रकाशीय अपघटन अगर पूछेगा, देख लो, ये तो विद्युतीय अपघटन हो गया, जल का टूटना। प्रकाशीय अपघटन पूछेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड जो है, ये प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस प्लस Cl माइनस दे देता है। एक ऊष्मीय अपघटन अगर पूछेगा तो CaCO3 जो है ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2 जो है ये टूट जाता है PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। अमोनियम नाइट्रेट N2O प्लस H2O में टूट जाता है। NH4NO3 जो है ये टूट जाता है गर्म करने पर N2O प्लस H2O में। FeSO4 टूटता है गर्म करने पर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। इतने पूछता है दोस्त मेरे, इतने पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है पिछला क्वेश्चन, CO2 बनेगा, इसमें क्या सोचना है? अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? बताओ। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें कोई भी झिल्ली युक्त अंग नहीं होता है।
झिल्ली होता है लेकिन झिल्ली युक्त अंग नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है। अच्छा, गलत ऑप्शन टिक कर दिए, बोले सही है, गलत ऑप्शन टिक कर दिए। चलो कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो दोस्त। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता है दोस्त मेरे सबसे जहरीली गैस, रक्त में तेजी से घुलनशील। पता, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका विलक्षण वार्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि यह कोशिका सामग्री का भंडार करता है, सूक्ष्मजीवों को पचा देता है, कोशिका का पावर हाउस है रे, एटीपी यहीं पर निर्मित होता है और क्रेब चक्र यहीं होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी यही देता है। आंसर यह एकदम सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्त मेरे। एक मिनट, कहते हैं विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि यह कोशिका का देखो ये ऊर्जा पावर हाउस ऑफ द सेल है, देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। वार्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है, यहां गड़बड़ कर दिया। यह कोशिका के ऊर्जा का घर है, इसीलिए विलक्षण नहीं है। विलक्षण इसलिए माना जाता है कि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। राइबोसोम और क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है, डी फॉर डॉग हो जाएगा, इसीलिए विलक्षण है। कहता माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्या कहा जाता है? कहते पावर हाउस ऑफ द सेल। आप एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।